Hello students, welcome back to English Master, and today we are going to learn another chapter of class 11th, chapter number 3, Discovering Tut. The saga continues. So this chapter is a saga. Saga means is a story which is about legends. तो टुट एक लेजेंड है, ये एक टाइटल है जो मिस्र में राजाओं को दिया जाता था। तो ये एक डिस्कवरी है, एक बॉडी की डिस्कवरी है जो टुट की बॉडी है, जो एक लंबे समय पहले इस दुनिया से गुजर चुका था और उसकी एज बहुत कम थी जब उसकी डेथ हुई थी, और वो अपनी डायनेस्टी का आखिरी किंग था। और उसकी डेथ इतनी कम उम्र में क्यों हो गई थी, जब लोगों को ये जानना था तो उसके लिए उसकी बॉडी का सीटी स्कैन किया गया, और फिर क्या रिजल्ट आए वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So this chapter is written by A.R. Williams. So let us begin. He was just a teenager when he died. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो जब मरा था तो वो एक टीनेजर था. That means he was in a very tender age. I mean the young age. The last heir of powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Heir means उत्तराधिकारी. तो वो जो अपनी फैमिली का जो लास्ट उत्तराधिकारी था और वो उस सेंचुरीज का लास्ट एम्पायर भी था. ही वॉज लेड टू रेस्ट लडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. जब उसकी डेथ हुई थी तब उसे गोल्ड से लाद दिया गया था. सो दिस वॉज द कस्टम इन ओल्डन डेज when any king used to die or any rich person would die, they will laden the body with the gold, because people thought in the olden age that after death they need all these things and they will use them afterwards, so they would keep everything along with them. And eventually forgotten, तो उसके साथ भी ये सब कुछ रखा गया और उसे लोगों ने भुला दिया. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. तो 1922 में जब उसके टॉम्ब की, उसके मकबरे की, क्योंकि उसको दफनाया गया था, तो उसको जब खोजा गया तो लोगों ने अटकलें लगाई. स्पेक्यूलेशन मीन्स होता है मेकिंग एन आइडिया कि उसके साथ क्या हुआ होगा, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. और लोगों में ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की आ रही थी कि शायद उसका किसी ने मर्डर कर दिया होगा, बिकॉज ही वॉज डाइड इन a teenage, so people mostly thought maybe he was murdered because maybe some other enemy wanted to take his position and his title, so that he was murdered. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, और अब उसको लगभग 80 वर्षों के बाद उसको उसके टॉम्ब से बाहर निकाला गया. Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. और टुट की बॉडी का एक सीटी स्कैन किया गया जिससे कि उसकी जीवन और मरने के बाद क्या हुआ वो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई. एंड प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. तो ये लाइनें बताती हैं कि पहले ज़माने में ये सब नहीं थी सुविधाएं, तो अब जो हम इस नए युग में हैं तो इसमें ये सारी सुविधाएं हैं. सो व्हेन ही वाज डाइड आफ्टर हिज डेथ, नोबडी इवन न्यू व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज डेथ. सो व्हेन हिज बॉडी वाज फाउंड आफ्टर 80 years, so he had to go through with this forensic reconstruction to get to know what had happened to his when he was alive, to him when he was alive. तो ये लाइनें बताती हैं कि जब an angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. तो जहाँ वहाँ के राजाओं को दफनाया जाता था वो जगह वैली ऑफ किंग्स के नाम से जानी जाती है. तो कहा जाता है कि जैसे ही उसकी बॉडी को, वहाँ टुट की बॉडी को, टुटनखामन की बॉडी को जैसे ही निकाला गया तो ऐसा लगा जैसे हवा भी नाराज़ हो गई हो, और वो घोस्टली डस्ट, क्योंकि मिस्र एक डस्टी एरिया है, सैंडी एरिया है, तो बुरी तरह से डस्ट उड़ने लगी. डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे. और जो डेजर्ट स्काई, जो धुंधला आसमान था, धूल भरा, मिट्टी भरा, वहाँ पर एकदम से काले बादल घिर कर आ गए. एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स कास्केड ग्रे.
और सब उनका कलर सबका कैसा लग रहा था, धुंधला। तो ये लाइनें बताती हैं यहाँ की समथिंग वॉज नॉट गुड, समथिंग वॉज रॉन्ग विद द बॉडी, लाइक दे वर नॉट सपोज टू टच इट और ओपन इट। तो लोगों को लगा कि कुछ अब शगुन होने वाला है, क्योंकि इसकी बॉडी को क्यों छुआ गया। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। तो ये सब किस दिन हुआ, ये जनवरी 5, 2005 को हुआ। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। तो ये पहली ममी थी जो 5 जनवरी 2005 को CT स्कैन होनी थी और जिससे पता लगना था कि उसकी जो कम उम्र में मर गया था उसकी लाइफ की क्या मिस्ट्रीज रही होंगी, वो किस तरह से मरा, और जिसे मरे हुए 3,300 years हो चुके थे। So these lines tell that when he was CT scanned, it was January 5 and 2005. It is not very old story. So here he was CT scanned to get to know what was the reason of his death, and it was his very first mummy who was going through a CT scan. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respect. क्योंकि वो एक उत्तराधिकारी था, एक राजाओं की फैमिली से था, इसलिए उसकी बॉडी का निकलना लोगों में खलबली मच गई। इसलिए वहाँ पर टूरिस्ट की एक लंबी लाइन लगी रहती थी और वो सब उस बॉडी को देखना चाहते थे, और कुछ जाकर वहाँ पर they wanted to pay the respect because they found him as king itself till date. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. वो सब वहाँ पर इकट्ठा हुए, घूरते रहे, उन्होंने पूरे ब्यूरियल चैम्बर, उस कफन को देखा जिसके अंदर वो बंद था ताबूत, और उन्होंने उसका बहुत चमकता हुआ चेहरा देखा, और वो उसके जो सबसे ज़्यादा लोगों को स्ट्राइक कर रही थी या सबसे ज़्यादा उनकी टेंशन ग्रैब कर रही थी, वो उनका जो कॉफिन था उसका बाहरी लिड था, ढक्कन था, जो सबको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। Some visitors read from guide books in a whisper. कुछ लोग बुक्स लेकर आए देखने के लिए और वो उन्होंने हल्की आवाज में उसे पढ़ा, because they knew about the past and they had the books related to history and they wanted to know about this king. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. और अभी वहाँ कुछ लोग साइलेंटली खड़े हुए थे और वो अभी भी सोच रहे थे कि वो इतनी कम उम्र में कैसे मर गया होगा, और वंडरिंग विद अ शिवर, और कुछ लोग डर भी रहे थे इफ द फेरोज कर्ज, लोगों में इस बात का भी डर था कि क्या होगा अगर वो फेरोह का कोई कर्ज, फेरोह एक्चुअली फ्रॉन फैमिली होती है, तो उन्हें डर था क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि इनकी डेड बॉडी को जो भी छुएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो लोगों को डर था कहीं ऐसा ना हो जिन लोगों ने इसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला है उन्हें इसका कोई भी कर्ज झेलना पड़े, कोई भी बुरा मिसफॉर्चून उनके साथ हो सकती है। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू। और उन्होंने ऐसा पढ़ रखा था बुक्स में कि जो भी फेरो जो है वो टाइटल था जो मिस्र के राजाओं को दिया जाता था, तो वो फिरौन जो था जिसकी डेड बॉडी थी, कहा था अगर जो भी छुएगा तो या तो डेथ आएगी या मिसफॉर्चून उसके ऊपर आएगा, और ऐसा ही हुआ। आइए देखते हैं आगे। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, दिस मिस्ट्री वी विल गेट टू रिवील इन द अदर पैराग्राफ्स, कि वो सच में कैसे हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। इससे पहले ये ममी जो सिटी स्कैन होने गई थी, उससे पहले ये ममी कार्टर को मिली थी, कार्टर को 1920s में मिली थी, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। तो सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। तो ये जाही हवास ये दूसरा व्यक्ति था, ये सेक्रेटरी था इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज का। एंटिक्विटीज होते हैं जो रिमेन्स की, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनकी देखभाल या फिर उनकी जांच पड़ताल करते हैं।
एज ही लीड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब उसने पहली बार उस बॉडी को देखा तो उसने सिर्फ यही कहा कि कार्टर ने इसकी बॉडी की दुर्दशा करती है। कार्टर कौन था? कार्टर हवार्ड कार्टर, दैट इज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ये एक प्री हिस्टोरिक था। तो हवार्ड कार्टर ने इसको पहली बार खोजा था 1922 में, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, और उसने इसकी बहुत घातक सर्च की थी, पूरी लगन से लगा रहता था। इट्स कॉन्टेंट्स दो हैस्टली रेनासेक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, उसने जल्दी जल्दी में उसको ढूंढा था, लेकिन उसकी जो खोज थी वो पूरी हुई थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और उसने ढूंढ लिया उस बॉडी को, किसे? जो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन जिनके पास हुआ करता था, और वो फेरोह में वो लेजेंड हुआ करते थे, उस फैमिली में वो सबसे ज़्यादा मशहूर लोग थे। स्टनिंग आफ्टर फैक्ट्स इन गोल्ड देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, उनकी बॉडी के साथ इतना सारा गोल्ड रखा जाता था क्योंकि लोगों को ऐसा विश्वास था कि उनका पुनर्जन्म होगा। कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, इसीलिए उसको डिस्कवरी करने में एक लगातार सेंसेशन बना रहा, बात वो लगातार न्यूज़ में बना रहा, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी सबसे ज़्यादा उसमें अटेंशन ली जाती है। तो यहाँ हमें पता लगता है जो बॉडी थी वो इतने ज़्यादा गोल्ड और इतने ज्वेल और इतनी कीमती चीज़ों से भरी हुई थी कि वो आज भी याद की जाती है। बट इट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, और टुट के साथ गोल्ड और यही सब चीज़ें नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी, जैसे बोर्ड गेम्स हो गया, ब्रॉन्ज रेजर हो गया, लिनन अंडरगारमेंट्स हो गए, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो पहले शराब भी राजाओं की फैमिली में एक मुख्य भूमिका निभाती थी, तो ये सारी चीज़ें भी उसकी डेड बॉडी के साथ, उसके कफन के साथ बंद थीं। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. और बहुत सारी मंथ्स गुजरने के बाद, और उसने उसकी फेरो की जो फुनरेरी ट्रेजर था, जो उसके मरने के साथ जो उसकी कब्र में दफनाया गया था, कार्टर ने इन्वेस्टिगेट किया कि उसके कॉफिन जो थे वो 3 परतों में थे। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, wild celery, lotus petals and corn flowers that faded evidence of burial in March और April। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ऑलिव लीव्स हो गई, सेलरी हो गई, लोटस पेटल हो गई, ये सब कब की थी? ये सब चीज़ें मार्च और अप्रैल में अवेलेबल होती हैं, सीजनल होती हैं, तो उसे लगा कि उसकी डेथ या तो मार्च या अप्रैल में हुई होगी। तो ये सब चीज़ें उससे कहाँ मिली? फर्स्ट ओपनिंग पर मिली। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, और जब वो लास्ट में जब वो मम्मी तक पहुंचा तो वो परेशान हो गया। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, जो भी उसके साथ रखा गया था, क्योंकि मिस्र में बहुत गर्मी पड़ती है तो सोना भी एक धातु है, वो पिघल गया, और पिघलने के बाद वो फैल कर पतला होकर वो दोबारा से हार्ड हो गया। सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और उससे क्या हुआ? वो बॉडी जो थी उसकी वो नीचे कफन से चिपक गई। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। लेजिटिमेट मीन्स होता है धीरे से, आसानी से, आराम से लगाने वाली फोर्स उसको नहीं निकाल सकी, मतलब वो उसको जोर लगा के निकालना नहीं चाहता था क्योंकि बॉडी को हार्म हो सकता था, और उन्हें उसका सीटी स्कैन करना था, इसलिए वो उसको डीके नहीं कर सकते थे। इसलिए जब उसने कोशिश की कि हल्के से इसको निकालूं, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, और कार्टर परेशान हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि वो अब इस बॉडी का क्या करे। उसे जो हार्ड हो चुका जो भी रिचुअल रेजिन था उससे बॉडी को अलग कैसे करे। तो स्टूडेंट्स, हम इस पार्ट में इतना ही कवर करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम बाकी के चैप्टर को कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड you understood it really well. For more updates and for part 2, do not forget to subscribe the channel. Stay connected. We will soon meet in the part 2. Till then, take care.